हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट कॉन्सेप्ट। तो कल आप लोग का पेपर है इंडक्शन सिंक्रोनस एंड स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन 20204003 पेपर कोड। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं टॉप 10 क्वेश्चंस जो मे बी एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनिट 1 की बात करते हैं, दैट इज़ द थ्री फेज इंडक्शन मोटर। अगर थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात करें तो इसमें जो पहला क्वेश्चन जो आने की जो संभावना है, फर्स्ट क्वेश्चन, वो ये है कि वो आ जाएगा कि प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन के बारे में। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन, ये क्वेश्चन मे बी एग्जाम के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन होगा फ्रॉम दिस चैप्टर थ्री फेज इंडक्शन मोटर, वो मेरे हिसाब से एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन ए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। what are the function of connecting external resistance in case of a single in case of slip ring induction motor। ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर आएगा। ओके, तो जो थर्ड क्वेश्चन इस ये भी इसी का पार्ट है, दैट इज द व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। वो ये है कि तुमसे ये पूछ लेगा कि डिफरेंशिएट स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, लीकेज, मैग्नेटाइजिंग करंट। ओके, स्टार्टिंग करंट, स्टार्टिंग टॉर्क, रनिंग करेक्टरिस्टिक, इसका बेटर है किसका गुड है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि अभी दो ही क्वेश्चन हुए फ्रॉम दिस थ्री फेज इंडक्शन मोटर। अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो तुमसे ये पूछ सकता है, दैट इज जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि हाँ, ये क्वेश्चन आने की संभावना है, दैट इज that is draw the complete equivalent circuit of three phase draw the complete equivalent circuit of three phase induction motor। ओके, ये हमने ट्रांसफार्मर केस में देखा था, तो यहाँ भी जो हमने बताया था पूरा का पूरा कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट इन केस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो ये एक आ सकता है। और अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो लॉसेस एंड एफिशिएंसी के ऊपर आ सकता है, दैट इज वो पूछ लेगा तुमसे कि डिस्कस या डिफाइन या derive all the expression। okay, that is the rotor copper loss, derive the expression of rotor copper loss, mechanical power developed, power stage, मतलब ये कहने का ये मतलब है जो पावर स्टेज हमसे पूछ लेगा कि डिस्कस द डिफरेंट पावर स्टेजेस इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक मेरे हिसाब से फोर क्वेश्चन हुए। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन जो पूछ सकता है वो ये है, डिस्कस द टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक। टॉर्क स्लिप करेक्टरिस्टिक के बारे में पूछ लेगा तुमसे। ठीक है, उसका जो ग्राफ हमने बताया था, मोटरिंग मोड, ब्रेकिंग मोड, जनरेटिंग मोड। ठीक है, ये सब पूछ लेगा, तो ये सब देखने की नीड है। उसके बाद जो हम मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चन हो गए। तो ये जो 6 क्वेश्चन है थ्री फेज इंडक्शन मोटर के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इससे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इसके बाद न्यूमेरिकल्स जो है वो देख लेना है। ठीक है, बेसिक न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाएंगे, जैसे पावर स्टेज से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, और हाँ, पावर स्टेज से पूछा जाएगा 4 मार्क्स में। ठीक है, और इसके बाद स्टार्टिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, जो डिफरेंट स्टार्टिंग टेक्निक्स है, लाइक डॉल स्टार्टर है, जैसे ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। ठीक है, और स्टार डेल्टा स्टार्टर है, तो ये सब स्टार्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इससे जो है थोड़ा सा इसको स्किप कर भी सकते हो, इस टॉपिक को, टेस्टिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ये इसके आने की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर तो कंफर्म है कि आएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो डेरिवेशन है हमने करवाया था उसको देख लेना। उसके बाद स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, इससे आएगा पूरा का पूरा जो स्पीड कंट्रोल टेक्निक हमने बताया था, जैसे वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक हो गया। ठीक है, जैसे हमने बताया था इसके अंदर कि एक स्लिप कंट्रोल टेक्निक है जिसके अंदर वोल्टेज कंट्रोल आता है, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड,
सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल में फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, पोल चेंजिंग टेक्निक, स्लीप पावर रिकवरी, ठीक है, ये आ ये आ जाएगा, तो इसको देख लेना है। तो ये टोटल 9 या 10 के आसपास हो गए फ्रॉम थ्री फेज इंडक्शन मोटर, माइट 10 क्वेश्चंस फ्रॉम थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो ये सब कवर कर लेना, ठीक है। अच्छा, अगर फिर हम सेकेंड यूनिट की बात करें, दैट इज द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो ये तुमसे पूछ लेगा कि वाई द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज जीरो। तो इसको एक्सप्लेन तुम्हें करना है, ठीक है। और इसके बाद इससे जो क्वेश्चन और बनने की नीड है वो ये पूछ लेगा, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, दैट इज रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर हो गया, कैपेसिटर स्प्लिट फेज मोटर हो गया, और कैपेसिटर रन हो गया, कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन हो गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क, क्या कंडीशन है फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चंस, टॉप थ्री क्वेश्चंस है फ्रॉम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। और इसके बाद अगर हम यूनिट नंबर थर्ड एंड फोर्थ की बात करें, यूनिट नंबर थर्ड एंड फोर्थ की बात करें जो कि तुम्हारा सिंक्रोनस मशीन का है, ठीक है। तो सिंक्रोनस मशीन के अंदर अल्टरनेटर है, मोटर है, तो पूरा और थ्री और फोर की अगर हम बात कर ले ओवरऑल, तो इसमें जो क्वेश्चंस आने की संभावना है वो ये है कि तुमसे ये पूछ लेगा कि डिराइव द इक्वेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन, ओके। ये पूछ लेगा तुमसे, जो कि हमने बताया था के पी के डी को लेकर, ठीक है। के पी और के डी के बारे में पूछेगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर दैट इज द के डी एंड पिच फैक्टर के पी, ठीक है। तो के डी के पी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो के पी के डी को लेते हुए पूरा का पूरा इक्वेशन को डिराइव करना है, जो कि 4.44 एफ एंड पी एच 5 एम के पी इंटू के डी आया था। इसके प्रोडक्ट को हम लोग वाइंडिंग फैक्टर भी कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन देख लेना, पूरा का पूरा जो डेरिवेशन हमने करवाया हुआ है। उसके बाद कुछ सिंपल डेफिनेशन है, जैसे व्हाट डू मीन बाय स्लॉट, पिच, फेज स्प्रेड, फेज बेल्ट, ये सब देख लेना है, ठीक है। इसके बाद ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग होती है, तो इसमें तुम्हें देखना है कि ईएमएफ के इक्वेशन में क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू ई कंसनट्रेशन, ई कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा इसमें वो ये है कि वोल्टेज ड्रॉप पूछ लेगा इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन, दैट इज ड्यू टू आर्मेचर रेजिस्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस एंड आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुमसे ये पूछेगा कि डिफाइन आर्मेचर रिएक्शन इन केस ऑफ अल्टरनेटर या इन केस ऑफ मोटर, दोनों केस में हमने बता रखा है कि कहाँ पे क्रॉस होगा, कहाँ पे डीमैग्नेटाइजिंग होगा, मैग्नेटाइजिंग होगा। तो फेजर डायग्राम से तुमको अच्छे से बताना है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आ सकता है, दैट इज द डिफाइन वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटर, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटर के बारे में पूछेगा, ठीक है। ऑल्सो शॉर्ट सर्किट कंडीशन, ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक, ठीक है, ये सब पूछेगा तुमसे। जो हमने ग्राफ बताया था ना ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक का विद रिस्पेक्ट टू फील्ड करंट एंड विद रिस्पेक्ट शॉर्ट सर्किट करंट विद रिस्पेक्ट टू फील्ड करंट, डिराइव द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, ये आ सकता है, एंड ऑल्सो द कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, ये आ सकता है। ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक ये तो भी मैंने बताया, इसके बारे में पूछेगा, डिस्कस द करेक्टरिस्टिक ऑफ अल्टरनेटर, दैट इज द ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट करेक्टरिस्टिक, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वाई शॉर्ट सर्किट का जो नेचर होता है, शॉर्ट सर्किट करंट का नेचर लीनियर होता है विद रिस्पेक्ट टू फील्ड करंट। इसके बाद एक मेथड है सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, जो कि हम लोग जडस निकालते हैं, ठीक है। वो पूछ लेगा तुमसे, सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड के बारे में पूछ लेगा। और यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आने की संभावना है बेस्ड ऑन द फाइंडिंग द सिंक्रोनस इम्पीडेंस, ओके। के डी के पी निकालने पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो अगला टॉपिक है वो ये आ सकता है कि नेचर ऑफ रिएक्टिव पावर, नेचर ऑफ रिएक्टिव पावर पूछ लेगा इन केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर, दैट इज द अंडर एक्साइटेड, नॉर्मली एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड, ठीक है, जो हमने बताया था। भी कर्व के बारे में पूछ लेगा, सिंक्रोनस मोटर के बारे में ही पूछेगा, अल्टरनेटर के बारे में हमने बताया था, वाइल्ड मतलब कंसेप्ट ऑफ भी कर्व एंड इन्वर्टेड भी कर्व। तो सिंक्रोनस मोटर के बारे में पूछेगा, दैट इज ड्रॉ द वी एंड इन्वर्टेड भी कर्व ऑफ सिंक्रोनस मोटर, ओके। तो इसको देख लेना है। और उसके बाद एक पावर फ्लो डायग्राम भी पूछ सकता है, पावर फ्लो डायग्राम, जैसा कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हमने डिस्कस किया था, अल्टरनेटर एंड सिंक्रोनस मोटर केस में भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसको देख लेना है। इसके बाद
जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो ये है, हंटिंग के ऊपर पूछ लेगा कि डिस्कस या डिफाइन हंटिंग इन केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। डैम्पर वाइंडिंग पूछ लेगा, डैम्पर वाइंडिंग। और स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेगा कि हाउ हम लोग कौन कौन से मेथड्स हैं टू स्टार्ट द सिंक्रोनस मोटर, दैट इज द एक्चुअली मोटर स्टार्टिंग है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग है, ठीक है, ये सब पूछ लेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारे एग्जाम का पार्ट हो सकता है, ठीक है। तो इन सभी को देख लेना है। और अगर हम लास्ट यूनिट की बात करें, दैट इज द स्पेशल मशीन। तो स्पेशल मशीन की अगर बात करें तो वहाँ पे जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो है स्पेशल मशीन्स की अगर हम बात करें, ठीक है। तो स्पेशल मशीन दैट इज यूनिट नंबर 5, अगर उसकी बात करते हैं वहाँ पे एप्लीकेशंस वगैरह के बारे में पूछ सकता है, जैसे स्टेपर मोटर है, यूनिवर्सल मोटर है, बीएलडीसी मोटर है, ठीक है, हिस्टैरिसीस मोटर है, इस तरह से। इसके बाद यूनिट नंबर 5 से स्टेपर मोटर को देख लेना। स्टेपर मोटर से क्वेश्चंस रहेंगे, कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टेपर मोटर, ठीक है। तो स्टेपर मोटर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी थ्री फेज इंडक्शन मोटर से न्यूमेरिकल्स की जो संभावना है वो थ्री फेज इंडक्शन मोटर से ज़्यादा है, 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, स्लिप वगैरह निकालने पूछेगा, ठीक है। और एक अल्टरनेटर की बात करें तो अल्टरनेटर में ईएमएफ पूछ लेगा कि कैसे हम लोग ईएमएफ निकालते हैं इन केस ऑफ लैगिंग लोड, लीडिंग लोड या रेजिस्टिव लोड, ठीक है। तो ये सब देख लेना है, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन है जो तुम क्विक समय में एक बार रिवाइज कर सकती हो चीज़ों को, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे चीज़ों को रिवाइज करना है, कैसे लिखना है, ठीक है। तो इतना कर लेना तो तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो फिर कल का पेपर अच्छे से दो, इंजॉय करो और टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आराम आराम से पेपर देना है और घबराना नहीं है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।